औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 12 सेकेंड ईयर फिज़िक्स कोर्स फर्स्ट चैप्टर। कल हमने लेक्चर नंबर 11 में हम डिस्कस कर चुके थे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करें एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिस तरह आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को सीखा था, जिस तरह आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को सीखा था, उसका मतलब यह था द पोटेंशियल एट अ पॉइंट विद रेफरेंस टू इंफिनिटी, नोन इज एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पोटेंशियल। ठीक है, अब यहां पर भी हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी एब्सोल्यूट की बात होती है, इसका मतलब ये होता है कि हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल को डिस्कस करें विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी और जीरो पोटेंशियल। तो आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी और zero potential known as absolute electric potential। जीरो पोटेंशियल के बेस पे, रेफरेंस पे, आप किसी पॉइंट पे इन द फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज आप पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं, वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है। फार्मूला आपके पास है, V इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाय R। K is the Coulombic constant, Q is the magnitude of the source charge, R आपके पास है the distance of a point from the source charge। तो V is equal to KQ divided by R, this is the equation for absolute electric potential। यहां पर ये Q आपके पास जो है, ये सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप लोगों को याद हो तो लेक्चर नंबर 11 में हम डिस्कस कर चुके थे कि पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ टेस्ट चार्ज। आप में से कुछ स्टूडेंट्स के जहन में यह भी आएगा कि हमने तो वहां पर पढ़ा था कि वो चार्ज लेकिन टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट था। ये टेस्ट चार्ज नहीं है, ये सोर्स चार्ज है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वो टेस्ट चार्ज से तो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ये याद रखिए। अच्छा, अब यहां पर आप देखिए, मैंने इसके साथ V स्मॉल v लिखा हुआ है वैक्यूम के लिए। अगर सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द कोई मीडियम ना हो, ठीक है, तो फिर K को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R। 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R। ठीक है, अच्छा ये भी याद रखिए, इफ मीडियम अराउंड चार्ज, देन अगर चार्ज के इर्द गिर्द कोई मीडियम हो, बट मीडियम मस्ट बी डाई इलेक्ट्रिक और इंसुलेटर। ठीक है, अगर मीडियम हो चार्ज के इर्द गिर्द, तो फिर एप्सिलॉन नॉट के बजाय परमिटिविटी ऑफ मीडियम आपके पास बन जाएगा। ठीक है, और परमिटिविटी ऑफ मीडियम को मैं लिख सकता हूं ER एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ER एप्सिलॉन नॉट इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप इन इक्वेशंस के मुताबिक से देख ले, तो V which is a potential or potential difference directly proportional to the magnitude of a source charge। ठीक है, if all other parameters are kept constant। क्यों? आप देखिए, अगर आप सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर रहे हैं, तो फील्ड स्ट्रेंथ भी डबल होगा उस चार्ज के इर्द गिर्द, और अगर फील्ड स्ट्रेंथ डबल होगा तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स विल बी आल्सो डबल। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सोर्स चार्ज के बढ़ाने से पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह इंक्रीज होता है, तो आपका जवाब क्या होगा कि अगर आप सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर जाए तो फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास डबल हो जाएगा, और अगर फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास डबल हो जाएगा तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है
वो भी आपके पास डबल हो जाएगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ सोर्स चार्ज। फिर मैं यहां पर बता रहा हूं कि 11 नंबर लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ टेस्ट चार्ज, बट पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए कल हमने डिस्कस किया था ना कि डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ये ई पे डिपेंडेंट है, और ई किस चीज पे डिपेंडेंट है? सोर्स चार्ज के फील्ड पे डिपेंडेंट है, ठीक है, ये बात याद रखिए। तो V is directly proportional to the magnitude of a source charge. अच्छा, V is inversely proportional to R. R is the distance of a point from the source charge. ये आपके पास source charge है, ठीक है, और इससे मैं एक पॉइंट P ले रहा हूं जो कि R डिस्टेंस पे है। तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो इस R के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप चार्ज से डबल डिस्टेंस पे जा रहे हैं, अगर आप चार्ज से डबल डिस्टेंस पे जा रहे हैं, तो पोटेंशियल आपके पास होगा वो हाफ हो जाएगा। V is inversely proportional to R, where R is the distance of a point from the source charge. तो V is inversely proportional to R, ठीक है। याद रखिए E आपके पास जो है वो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट पोटेंशियल आपके पास जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। पोटेंशियल R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, R की पावर 1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास जो है वो R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, और V is inversely proportional to the relative permittivity. V is inversely proportional to the relative permittivity. ठीक है, अगर चार्ज के इर्द गिर्द आप कोई मीडियम रख ले तो फिर पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर आप मीडियम पुट करें अराउंड अ चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीजेस, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिक्रीजेस, ठीक है। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, ठीक है। आप अगर इसी इक्वेशन से ही आप लोग देख ले, ठीक है, एक ये इक्वेशन आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें सिर्फ इस रिलेटिव परमिटिविटी का फर्क है इन दोनों इक्वेशन में। तो मैं लिख सकता हूं कि आपके पास Vm जो है दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ER इंटू VV, या ये आपके पास VV डिवाइड बाई ER, और मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू VV डिवाइड बाय VM, ठीक है। तो देखिए मैं आपसे फिर वही MCQ जो कि पहले भी मैं एक दफा डिस्कस कर चुका था कूलम्स लॉ में, कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल at a point when there is dielectric medium around source charge. Ratio of potential at a point when there is dielectric medium around source charge to the potential at same point when medium around source charge removed, when medium around source charge removed will be dash. ये ऑप्शन आपके पास जो है रिलेटिव परमिटिविटी की पावर -1, रिलेटिव परमिटिविटी स्क्वायर, डी ऑप्शन रिलेटिव परमिटिविटी की पावर -2, ठीक है। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें एमसीक्यूज के लिहाज से खास तौर पे, देखिए मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि पहले आप एमसीक्यूज के स्टेटमेंट को पूरा पढ़ा करें,
ये जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली बस एक ऊपर वाले 2 सेंटेंसेस पढ़ लेते और उसके जहन में कुछ आ जाता है, हाँ ये तो वो बात है, और बस वो ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेता है। एक बात याद रखिए, एमसीक्यू को पूरा पढ़ना है। क्यों? मे बी एमसीक्यू के लास्ट वर्ड में एक ट्विस्ट हो जिसकी वजह से वो आंसर नहीं है जो कि आपके जहन में आ गया। तो एक बात याद रखिए, एमसीक्यू को पूरा आपने पढ़ना है। दूसरी बात, कभी कभी एमसीक्यू के स्टेटमेंट में स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स एमसीक्यू स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं लेकिन उसको समझ नहीं आती कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो एक बात याद रखिए, अगर आपने स्टेटमेंट को पढ़ा और आप स्टक हो गए हैं, आप स्टक हो गए हैं, ठीक है, तो फिर आप लोग क्या करें, आप लोग ऑप्शंस को देखा करें। तो ऑप्शंस भी आपके एमसीक्यू के ज्यादातर प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेता है। अगर आपको स्टेटमेंट में कंफ्यूजन है तो ऑप्शंस को पढ़ा करें, तो आपका क्वेश्चन तकरीबन क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट्स आप देखिए, यहां पर मैंने लिखा है रेशियो ऑफ पोटेंशियल, तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट व्हेन देयर इज अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, तो इसका मतलब है वीएम। ठीक है, around source charge to the potential at same point when medium around source charge removed, it means VV। तो आपने इसको मैथमेटिकल शेप दे दिया। ठीक है, तो ये आपके पास 1 डिवाइड बाई ई आर, या ये आपके पास ई आर रिलेटिव परमिटिविटी की पावर -1 है। ठीक है, आपके पास आंसर आ गया। सो दिस इज द आंसर। तो अगर आपको एमसीक्यूज में सबसे मुश्किल काम स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, स्टेटमेंट को समझना होता है। और जब स्टेटमेंट को आप समझ लेते हैं तो फिर उम्मीद है वो चीजें आप लोगों ने पढ़े होंगे और आप आसानी से उसको डील कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको जो स्टेटमेंट दिया गया उसको मैंने मैथमेटिकल शेप दे दिया, और उसी मैथमेटिकल शेप से जो है वो आप बना ले कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। तो ये इक्वेशन के बेस पे मैंने ये एमसीक्यू बना लिया। ठीक है, तो ये आपके पास एक मॉडल एमसीक्यू है। अगर मैं इसको उल्टा करूं, ratio of potential at a point when there is no medium around a charge to the potential when there is a medium around a source charge will be dash, तो फिर आपके पास ये आंसर होगा अगर मैं स्टेटमेंट को उल्टा करूं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये रेशियोज वाले क्वेश्चंस, इसको आप मैथमेटिकल शेप दिया करें तो फिर आपके लिए ये इंतहाई आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने लेक्चर नंबर 11 में आपको कहा था कि मैं एक और एमसीक्यू करवाऊंगा। ठीक है, टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंस और सोर्स चार्ज पे डिपेंडेंस के बेस पे। ठीक है, मैं अगर एक दूसरा एमसीक्यू बना लूं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points around source charge. The potential difference between 2 points around source charge Q is V, let's suppose। देखिए, मैं कभी के एमसीक्यूज में थ्योरेटिकल वैल्यूज लूंगा कि वैल्यूज तो आपको वो कुछ भी दे सकते हैं ना। ठीक है, Q चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या है, V है। What will be potential difference? What will be the potential difference between same 2 points between same 2 points if Q are replaced by 10Q? ठीक है, if Q replaced by 10Q। ए ऑप्शन मैं लिख लेता हूं V, बी ऑप्शन 10V, सी ऑप्शन 0.1V और डी ऑप्शन आपके पास जो है none of these मैंने लिख लिया। अब अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को देखें, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अराउंड सोर्स चार्ज Q
इज वे, what will be the potential difference between same 2 points if q replaced by 10q? अगर q को आप रिप्लेस करें 10q चार्ज से, ठीक है, तो फिर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा? तो देखिए, अगर आप लेक्चर नंबर 11 में देखें, वहां पर एमसीक्यू, तो वहां पर मैंने एक बात की थी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स विल बी रिमेन सेम इफ वी मूव डिफरेंट चार्जेस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और लेक्चर नंबर 11 में मैंने आपको यह बताया था कि टेस्ट चार्ज वो चार्ज होते हैं जिसको मूव करते हैं, वो टेस्ट चार्ज होता है। तो 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर आप कोई भी टेस्ट चार्ज मूव करें जिसका मैग्नीट्यूड जो भी हो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। लेकिन अगर आप सोर्स चार्ज को चेंज कर जाए, और टेस्ट चार्ज की कोई बात ही नहीं हुई, आपको ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए मैं आपको टेस्ट चार्ज भी दे सकता हूं एमसीक्यू में। एक बात याद रखिए बीइंग माय स्टूडेंट्स, कभी कभी एमसीक्यू का स्टेटमेंट बहुत बड़ा बनाया जाता है और ज्यादा डेटा दिया जाता है, ठीक है, और आप में से अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एमसीक्यू से वो डेटा ले लेता है और फिर सोचता है कि ऐसा कौन सा फार्मूला है कि जिसमें ये सारा डेटा यूज होगा, और ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता। जरूरी नहीं है कि जितना डेटा गिवन हो एमसीक्यू में वो सारे का सारा डेटा वो एमसीक्यू में यूज हो जाए, ठीक है, इस तरह कुछ नहीं होता, इस तरह कुछ नहीं होता, जरूरी नहीं होता, ठीक है। मे बी वो जो डेटा आपको दिया गया है उसमें कुछ फजूल हो, वैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ डेटा दिया गया हो। मैं अब इस एमसीक्यू को और कंफ्यूज बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं टेस्ट चार्ज भी दे सकता हूं, ठीक है, और अगर मैं टेस्ट चार्ज दूं तो और भी कंफ्यूजन, और फिर मैं टेस्ट चार्ज को चेंज भी करूं सोर्स चार्ज के साथ साथ, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज से तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो एक बात याद रखिए कि डेटा आप कलेक्ट करें, जरूरी नहीं है कि वो सारा डेटा एमसीक्यू में यूज हो जाए। द इंपॉर्टेंट थिंग इन एमसीक्यूज इज दैट आपसे क्या पूछ रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है, आपसे क्या पूछ रहा है वो जरूरी होता है, आपसे क्या पूछ रहा है वो जरूरी होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले एमसीक्यू से वही क्वेश्चन निकाले, मुझसे क्या मांगा गया है, फिर देखिए डेटा कौन सा डेटा उसमें यूज होगा, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप मुख्तलिफ किस्म के कलर्स अपने पास रखें, ठीक है। क्वेश्चन को रेड से अंडरलाइन करें कि ये क्वेश्चन है, अब यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए मेरे पास अगर रेड मार्कर है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेम 2 पॉइंट्स, मींस आपसे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है। फिर डेटा को देखें तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि गिवन डेटा में कौन सा डेटा यूज हो रहा है और कौन सा फजूल है, ठीक है, ये बात याद रखें। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि डेटा एमसीक्यू में फजूल भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। किस तरह आपको पता चले कि ये डेटा इसमें फजूल है, क्वेश्चन को देखें आपसे क्या पूछ रहा है, फिर आप क्वेश्चन को देखें, एमसीक्यू को देखें, आपको क्या क्या चीजें दिए गए हैं, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा अगर आपका थोड़ा सा कंसेप्ट है कि कौन सा डेटा इसमें से यूज होगा। अब मैंने सोर्स चार्ज को चेंज किया, अगर आप देखें मैंने सोर्स चार्ज को चेंज किया है, ठीक है, किस चीज से, 10q से, और अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि v is directly proportional to the magnitude of a source charge, ठीक है। तो अगर सोर्स चार्ज को आप 10 टाइम्स करें तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस भी आपके पास 10 टाइम्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये वो आपके पास एमसीक्यू था जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 11 में बताया था कि मैं एक एमसीक्यू दूसरा करूंगा, और ये मैंने क्यों किया, आप लेक्चर नंबर 11 वाले एमसीक्यू में देखें, उसमें टेस्ट चार्ज को चेंज किया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस वही आ रहा था बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट, क्योंकि सोर्स चार्ज फिक्स था, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स था, ठीक है। टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड आप जो भी करें, ठीक है, और उन्हीं 2 फिक्स पॉइंट्स के दरमियान अगर आप मूव करें तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। लेकिन सोर्स चार्ज को अगर आप चेंज करें, सोर्स चार्ज को अगर आप चेंज करें तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 10 वोल्ट आपके पास आंसर। अब इसी एमसीक्यू को आप लेक्चर नंबर 11 में एमसीक्यू से आप जो है वो थोड़ा सा कंपेयर करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से सोर्स चार्ज की बात हो रही है और वहां पर टेस्ट चार्ज की बात था।
तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ टेस्ट चार्ज, बट पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ सोर्स चार्ज। तो ये बात याद रखिए। अच्छा, एक और एमसीक्यू अगर मैं बना लूं, ठीक है, कि एमसीक्यू potential and electric field intensity at some point around source charge, is V and E। V और E के वैल्यूज आपको कुछ भी दिए जा सकते हैं। Potential and electric field intensity at some point around source charge is V and E। At some other point, electric potential around same source charge is V divided by 2। मैंने लिख लिया, ठीक है। At some other point, electric potential around same source charge is V divided by 2. Then, electric field strength at that point will be dash। ए ऑप्शन में ले रहा हूं E डिवाइड बाई 2, बी ऑप्शन 2E, सी ऑप्शन E डिवाइड बाई 4 और डी ऑप्शन आपके पास जो है E डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 2 मैं लिख लेता हूं। आप थोड़ा से क्वेश्चन को देख ले। Potential and electric field intensity at some point around source charge is V and E. At some other point, electric potential around same source charge is V divided by 2. Then electric field strength at that point will be dash। स्टेटमेंट को पढ़े। मैंने आपको बताया ना, आप कोशिश करें एमसीक्यूज के प्रैक्टिस में स्टेटमेंट पे समझने की कैपेबिलिटी इंप्रूव करें। आप स्टेटमेंट पढ़े, ठीक है, स्टेटमेंट से आप निकाले आपसे क्या पूछ रहे, तो आपके जहन में आइडिया आ जाएगा कि क्या आपसे पूछ रहे, तो जरूर कुछ ना कुछ आइडिया आपके जहन में आ जाएगा। तो देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और पोटेंशियल की बात हो रही है अराउंड अ सोर्स चार्ज, अराउंड अ सोर्स चार्ज। तो अभी कुछ देर पहले हम डिस्कस कर चुके थे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर and V is inversely proportional to R. Electric field strength around a point source charge is inversely proportional to R square and potential is inversely proportional to R. तो देखिए, यहां पर हम अगर आप स्टेटमेंट में देखें तो कहीं पर डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं किया गया। डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं किया गया कि डिस्टेंस हमने डबल किया कि क्या किया। तो फिर मैं किस तरह सॉल्व करूंगा? मुझे तो डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, आपको डिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपको इतना जरूर पता है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो आप इस पोटेंशियल को देख ले, आप इस पोटेंशियल को देखें, V डिवाइड बाई 2 हाफ ऑफ पोटेंशियल है। तो अगर ये आपके पास हाफ ऑफ पोटेंशियल है तो मुझे यहां से पता चल गया कि अगर ये V डिवाइड बाई 2 है तो इसका मतलब है डिस्टेंस बिकम्स डबल। अगर पोटेंशियल हाफ हो गए तो डिस्टेंस डबल, क्योंकि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का मतलब यह है इफ द डिस्टेंस डबल पोटेंशियल विल बी हाफ। ठीक है,
यहां से आपको पता चल जाएगा। तो अगर डिस्टेंस डबल पोटेंशियल हाफ, तो डिस्टेंस डबल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास होगा, E डिवाइड बाय 4 होगा। डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं किया गया। आपको इन रिलेशन का अगर पता हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड अ सोर्स चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो पोटेंशियल हाफ हो अगर किसी पॉइंट पे है, तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस उस पॉइंट का डबल होगा फ्रॉम द सोर्स चार्ज, और अगर डिस्टेंस डबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अनदर मॉडल एमसीक्यू। याद रखिए ये एमसीक्यूज कोई भी टीचर अगर आपको करवा रहा है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि ये एमसीक्यूज जाकर पेपर में आएंगे। इस एमसीक्यूज का मकसद ये होता है आप लोगों के कंसेप्ट्स डेवलप करना, कि एक टॉपिक से आप एमसीक्यूज किस तरह बनाए जाते हैं और किस तरह आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जस्ट आप ये तरीका सीख जाए, प्रैक्टिस करें, आप तरीका हमसे सीख जाए कि हम कंसेप्ट किस तरह निकालते हैं, कंसेप्ट से एमसीक्यूज किस तरह बनाते हैं, और फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतने ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक मॉडल एमसीक्यू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब आपके पास होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, इसको बेसिकली हम कहते हैं ग्रेडियंट। ये कि मैथमेटिकल थ्योरेटिकल लैंग्वेज में जो है वर्ड है ग्रेडियंट, चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दैट इज डेल्टा डिवाइड बाय डेल्टा आर। अच्छा, अब देखिए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, अगर मैं पोटेंशियल का ग्रेडियंट निकाल लूं, वो मुझे क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देता है। तो इसका मतलब होता है पोटेंशियल इज अ स्केलर। याद रखिए पोटेंशियल स्केलर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर होता है। तो अगर आप ग्रेडियंट निकाल ले किसी स्केलर का, वो आपको क्या देगा, वेक्टर देगा। ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर इज इक्वल टू वेक्टर। ठीक है, याद रखिए स्केलर का आप ग्रेडियंट निकालते वो आपको वेक्टर देगा। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पर आपके बुक में क्या है, माइनस डेल्टा डिवाइड बाय डेल्टा आर ऑफ वी मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सो ग्रेडियंट, ये आपके पास ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियल, दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये माइनस साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल। ये आपको डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल के बारे में बताता है। सो द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल माइनस, ठीक है, माइनस साइन आपको शो करते हैं, एंड ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियल, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताता है। ये माइनस हम क्यों लिखते हैं इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कि ये अगर आपके पास लेट सपोज एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, दिस इज प्लस, ये आपके पास माइनस। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अगर मैं एक चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लस क्यू नॉट को ए से बी पॉइंट तक ले जाता हूं, तो यहां पर पोटेंशियल आपके पास वी ए, यहां पर पोटेंशियल आपके पास वी बी, एंड दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। अब ये इक्वेशन आपको क्या बता रहा है, ये इक्वेशन आपको बता रहा है इफ डेल्टा वी इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा वी आपके पास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये होगा
कि पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग। पोटेंशियल आपके पास क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, लेकिन कब, while moving unit positive test charge, while moving unit positive test charge against field। अगर आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट फील्ड ले जाए, ठीक है, मैं यहां पर लिख लूंगा, इसका मतलब आपके पास ये होता है दैट इज E इज इक्वल टू नेगेटिव। इस नेगेटिव का मतलब आपके पास ये बनता है, अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट फील्ड ले जाएंगे तो याद रखिए वी ए से ज्यादा होगा, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट फील्ड ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल विल बी इंक्रीजेस, ये आपको ये बता रहा है, पोटेंशियल विल बी इंक्रीजेस। अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट फील्ड ले जाए तो पोटेंशियल विल बी इंक्रीजेस, ये हमें ये बता रहा है, ठीक है। और मैं नीचे लिख लेता हूं, इफ डेल्टा वी इज इक्वल टू नेगेटिव, तो इसका मतलब आपके पास ये होगा कि पोटेंशियल विल बी डिक्रीजिंग, पोटेंशियल आपके पास है वो डिक्रीज होगा। और ये कब, while moving unit positive test charge, while moving unit positive test charge along field। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन, अगर ये नेगेटिव साइड मतलब E इज नेगेटिव, ये इक्वेशन आपको बता रहे, अगर मैं आप एक सिंपल मिसाल दूं, अगर हम लिख ले A इज इक्वल टू माइनस बी, वेक्टर से मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, तो इसका मतलब ये होता है कि A इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ B, नेगेटिव तो B के साथ है, लेकिन मतलब ये होता है कि B पॉजिटिव होगा और A उसका नेगेटिव वेक्टर होगा। So A is the negative vector of B, it means B is positive, A is negative। तो यहां पर देखिए E is equal to minus delta V divided by delta R। माइनस तो डेल्टा V के साथ है, लेकिन यहां पर इक्वेशन आपको बता रहा है E नेगेटिव, इट मींस डेल्टा V पॉजिटिव है और E आपके पास है ये क्या है, नेगेटिव है। और E नेगेटिव का मतलब ये होता है अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड। अगर मैं इसके लिए मैं इक्वेशन किस तरह लिखूंगा, जो नीचे मैंने लिखा है, इसके लिए मैं लिखूंगा डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस ई, ये मैं इसके लिए लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए डेल्टा वी नेगेटिव है, तो अगर डेल्टा वी नेगेटिव है तो ई आपके पास पॉजिटिव होगा, और ई पॉजिटिव का मतलब ये होता है अलोंग द फील्ड, अलोंग द फील्ड। अगर आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट फील्ड ले जाए तो पोटेंशियल विल बी इंक्रीजेस, और अगर आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अलोंग द फील्ड ले जाए तो पोटेंशियल विल बी डिक्रीजेस। और इतना आपको जरूर पता है, अगर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लूं तो किधर जाएगा, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव चार्ज के लिए लो पोटेंशियल है और पॉजिटिव प्लेट हाई पोटेंशियल है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव टेस्ट चार्ज लूं तो फिर नेगेटिव टेस्ट चार्ज के लिए पॉजिटिव प्लेट लो पोटेंशियल होगा और नेगेटिव प्लेट आपके पास जो है वो हाई पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, ठीक है, कि आपके पास अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज आप ले रहे हैं तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज के लिए नेगेटिव प्लेट जो होगा वो हाई पोटेंशियल होगा और पॉजिटिव प्लेट जो होगा वो लो पोटेंशियल होगा, और पॉजिटिव चार्ज के लिए नेगेटिव लो पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव हाई। क्यों, पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं छोड़ लूं तो ये किधर जाएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा ना, तो नेगेटिव प्लेट की तरफ अगर खुद ब खुद जाएगा तो ये लो पोटेंशियल है पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर मैं नेगेटिव चार्ज को छोड़ लूं तो किधर जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगी इट मींस द पॉजिटिव प्लेट इज एट लो पोटेंशियल, इसका मतलब आपके पास ये होता है। तो पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट फील्ड आप ले जा रहे हैं, पोटेंशियल इंक्रीज, अलोंग द फील्ड आप ले जा रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज। और अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज हो तो ये बातें उल्टा कर रहे हैं, अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज को मैं अगेंस्ट फील्ड ले जाऊं तो पोटेंशियल डिक्रीज, और अगर अलोंग फील्ड ले जाऊं
तो पोटेंशियल इंक्रीज। ठीक था? क्यों? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, तो मैं अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ ले जा रहा हूं तो मैं हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं, और अगर पॉजिटिव को मैं नेगेटिव की तरफ ला रहा हूं तो नेगेटिव लो पोटेंशियल है पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है? तो पोटेंशियल डिक्रीज, सिंपल। इसका मतलब आपके पास ही होता है। तो ये इक्वेशन आपको ये बता रहा है। और एक बात और याद रखें कि पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें ये भी बता रहे हैं, इसका मतलब ये होता है अगेंस्ट फील्ड, अगेंस्ट फील्ड। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट फील्ड ले जाऊं तो अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पोटेंशियल चेंज विल प्रोड्यूसेस। ठीक है? ये आपको ये भी बता रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको ये भी बता रहे हैं व्हाइल मूविंग पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट फील्ड through small distance, maximum change in potential will produces। पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक फायदा ये भी है कि आपको ये वो रास्ते बता रहा है कि जिस पे अगर आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाए तो पोटेंशियल में चेंज मैक्सिमम आएगा। मैं ये ले रहा हूं, ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, ये आपके पास नेगेटिव प्लेट है। ठीक है? मैं एक चार्ज को ए से बी तक इस तरह ले जा रहा हूं, दिस इज ए, दिस इज बी। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R1। मैं ए से सी तक एक ये डेल्टा R2 सेकंड पाथ है, और ए से सी तक मैं टेस्ट चार्ज को ले जा रहा हूं। ये आपके पास पाथ 1, ये आपके पास है पाथ 2। इस पाथ 1 पे पोटेंशियल चेंज डेल्टा V1, पाथ 2 पे पोटेंशियल चेंज आपके पास डेल्टा V2। ठीक है? मैं टेस्ट चार्ज को इस पाथ पे ले जा रहा हूं और उसी टेस्ट चार्ज को मैं इस पाथ पे ले जा रहा हूं। तो अगर आप लोग देख ले, डेल्टा R2 इज ग्रेटर देन डेल्टा R1। ठीक है? डेल्टा R2 डेल्टा R1 से ज्यादा है। ठीक है? लेकिन डेल्टा V2 जो होगा वो कम होगा डेल्टा V1 से। इसका मतलब ये है, जो मैंने ऊपर सेंटेंस लिखा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको ये बता रहा है कि अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट फील्ड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्टेंस तक ले जाए तो पोटेंशियल में चेंज मैक्सिमम आएगा, बजाय इसके कि आप किसी और पाथ पे ले जाए। तो अगेंस्ट फील्ड मींस स्मॉल डिस्टेंस से अगर आप चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट फील्ड मूव करें तो पोटेंशियल में चेंज जो है वो ज्यादा आएगा। तो पाथ 1 पे पोटेंशियल में चेंज ज्यादा आएगा इस कंपेयर टू पार्ट 2 पे पोटेंशियल चेंज की वजह से। तो एक बात आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट ये बता रहा है। ठीक है? और मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा R इज इक्वल टू E। मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिखा। मैंने नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नेगेटिव तो जस्ट आपको डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। अगर हम डायरेक्शन की बात ना करें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, तो फिर माइनस साइन को लिखने की जरूरत नहीं है। डेल्टा V को अगर मैं लूं V, डेल्टा R को मैं D, E, तो ये आपके पास E इज इक्वल टू VD या V इज इक्वल टू ED। ठीक है? अगर मैं इसको D लूं, इसके दरमियान प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन D। ठीक है? और पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास हुई, तो इससे भी आप मालूम कर सकते हो। और यहां से याद रखें, द यूनिट ऑफ E इज ऑल्सो वोल्ट पर मीटर। ठीक है? द यूनिट ऑफ E इज ऑल्सो वोल्ट पर मीटर। और ये भी याद रखिए, V डिवाइडेड बाय M। ठीक है? V डिवाइडेड बाय M और न्यूटन पर कूलम। ठीक है? ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स है, वोल्ट पर मीटर एंड न्यूटन पर कूलम। दे बोथ आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसमें यही बातें जरूरी होती है कि किस डायरेक्शन में हम चार्ज को ले जाए तो पोटेंशियल में चेंज मैक्सिमम आएगा। ठीक है? और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा?
अगर आपको चार्ज के बारे में ना बताया गया हो कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है कि नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, तो आप किस चार्ज को प्रेफर करेंगे? आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रेफरेंस चार्ज है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, अगर आपको टेस्ट चार्ज के बारे में ना बताया गया हो तो आप पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर आपको बताया गया कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उसके मुताबिक से फिर आप आंसर लिखेंगे। अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो अगेंस्ट फील्ड अगर हम चार्ज को ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल में इंक्रीज आएगा। अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है अलॉन्ग फील्ड हम ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल में डिक्रीज आएगा। अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो ये बातें जो है उसके उल्टा करें, नेगेटिव टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट फील्ड आप ले जा रहे हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल में डिक्रीज आएगा। और अगर आप अलॉन्ग फील्ड ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल में इंक्रीज आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखना है कि टेस्ट चार्ज आपके पास जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास है। ठीक है, अच्छा, अब पोटेंशियल में मैं थोड़ा सा जनरल डिस्कशन जो है वो कर रहा हूं। देखिए, हमने डिस्कस किया पोटेंशियल में V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर, ये आपके पास पोटेंशियल है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल या पोटेंशियल। इफ Q इज इक्वल टू पॉजिटिव तो V पॉजिटिव, ये भी आपके पास प्लस के क्यू डिवाइड बाय आर होगा। ठीक है, इफ चार्ज इज नेगेटिव मीन सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, तो फिर V नेगेटिव आपके पास जो होगा माइनस के क्यू डिवाइड बाय आर आपके पास होगा। इफ द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव देन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू प्लस के क्यू डिवाइड बाय आर, और अगर चार्ज नेगेटिव हो तो V नेगेटिव आपके पास होगा माइनस के क्यू डिवाइड बाय आर। और याद रखिए पोटेंशियल आपके पास जो है इट इज स्केलर, पोटेंशियल आपके पास जो है इट इज अ स्केलर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास वेक्टर है। अच्छा, अब यहां पर भी आप याद रखिए कि हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास दो चार्जेस हो, ठीक है, तो उसकी उस दो चार्जेस की वजह से लाइन जो दोनों चार्जेस को कंबाइन कर रहा है, ठीक है, तो उस पे जरूर एक पॉइंट होगा जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। और यहां पर हम पोटेंशियल के लिए भी वही बात करते हैं कि जरूर दो चार्जेस के दरमियान जो लाइन है ये आपके पास Q1, ये आपके पास Q2, और ये वो लाइन है जो दो चार्जेस को मिला रहा है। ठीक है, सो एक बात याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो ऑन अ लाइन, ऑन अ सिंगल पॉइंट, on a single point on a line joining two charges. ठीक है, but V will be equal to zero means V net will be equal to zero at more than 1 point, at more than 1 point on a line joining two charges. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें से थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हो, दो चार्जेस, तो दो चार्जेस की वजह से वो लाइन जो दो चार्जेस को मिला रहा है, ठीक है, इस लाइन पे किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो सकता है, एक से ज्यादा पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं हो सकता। और अगर आप रीजन पूछना चाहते क्यों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर, ये वेक्टर होता है इसलिए। लेकिन ये जो लाइन है जो दोनों चार्जेस को कंबाइन कर रहा है, ठीक है, तो इस लाइन पे एक से ज्यादा पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है, पोटेंशियल जीरो हो सकता है एक से ज्यादा पॉइंट पे। ठीक है, नेट पोटेंशियल की हम बात करें बेसिकली, क्यों? बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर। और याद रखे V net V1 माइनस V2
या V2 माइनस V1, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये कब 0 होगा? इफ V1 इज इक्वल टू V2। मतलब ये है कि अगर दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल सेम हो, ठीक है, तो V1 माइनस V2 या V2 माइनस 1 0 होगा। ये कब पॉसिबल? अगर V1 V2 के बराबर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 कब होगा? अगर E1 और E2 बराबर हो। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, तो वो लाइन जो दो पॉइंट चार्जेस को मिला रहे हैं, तो उस पे सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो सकता है। एक से ज्यादा पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं हो सकता, लेकिन पोटेंशियल एक से ज्यादा पॉइंट पे 0 हो सकता है, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर। इसलिए पोटेंशियल आपके पास है वो स्केलर है। और किस पॉइंट पे 0 होगा? जिस पॉइंट पे V1 और V2 आपके पास जो है वो बराबर हो जाए, तो उस पॉइंट पे बेसिकली आपके पास जो है नेट पोटेंशियल जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल सर्कल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कैपेसिटर भी हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।